नमस्कार। आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे सपनों का शहर नीमच, विकसित नीमच 2047 को लेकर मोदी जी का भारत विकसित विकसित भारत का विजन है। आइए उस पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ खास मेहमान मौजूद है, डॉक्टर राजेंद्र हेरन साहब। मेरे सपनों का शहर को लेकर क्या ख्याल है सर? स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में सबसे पहले आपका सर। धन्यवाद। एक तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने एक बिल्कुल बेहद समसामयिक मुद्दा उठाया है, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय स्तर पे तो ये बहस काफी लंबे समय से चल रही है और मोदी जी पिछले साल 2 साल से इस चीज को बिल्कुल स्ट्रेस दे रहे हैं कि हमको 2047 तक आर्थिक उसमें, सामाजिक उसके अंदर, वैज्ञानिक उसके अंदर हमारे देश को विकसित राष्ट्र में बदल देना है। जी सर। पर ये मोदी जी का जो सपना है ये राष्ट्रीय स्तर पे है, पर वो तब पूरा होगा जब लोकल स्तर पे हम लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे। और मैं आपको बधाई इसलिए दे रहा हूं कि आपने इस मुद्दे को उठाया और नीमच में क्या हो सकता है इसकी चर्चा करने का प्रयास किया। और जब हम चर्चा करेंगे तो जब मंथन होगा अमृत तो तभी निकलेगा। थैंक यू सर। सर मेरा सवाल पहला ये है कि नीमच को लेकर आपका सपना क्या है? नीमच क्योंकि मेरी जन्मभूमि है, नीमच को मैंने बचपन से देखा है और नीमच में पहले जो था और अभी जो है उसके अंदर काफी परिवर्तन आ गया। कई चीजें अच्छी हुई हैं, पर कई जगह हम पिछड़ भी गए। जैसे कि आज से 20 25 30 साल पहले मैंने अपना जो मेडिकल प्रैक्टिस चालू की थी वो तकरीबन आप ये समझिए 88 89 के अंदर, नीमच के अंदर मैंने पहले ऑपरेशन किए थे। तब मैं जो देखता था कि हमारा नीमच मंदसौर और चित्तौड़ से जी सर। प्राइवेट सेक्टर में काफी आगे था। निश्चित रूप से मंदसौर का जो जिला अस्पताल और चित्तौड़ का जो जिला अस्पताल हमारे यहाँ के जो सरकारी अस्पताल है उससे बेहतर थे, पर प्राइवेट सेक्टर में हमारे यहाँ जो डॉक्टरों का काम और नाम था वो मंदसौर और चित्तौड़ में नहीं था। जी। अब हुआ ये कि इन 20 25 30 साल के अंदर मंदसौर और चित्तौड़ काफी आगे बढ़ गए। दूसरा, हमारे यहाँ का जो सरकारी अस्पताल उस समय जितना उन्नत था अभी निश्चित रूप से और कमजोर हो गया। अब मेडिकल कॉलेज खुला है तो निश्चित रूप से इसके अंदर उन्नति के अवसर है, पर अवसर तभी होते हैं जब हम उनको पकड़ के भुना सके, नहीं तो अवसर आते हैं और निकल जाते हैं। ये बात केवल एक चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी है। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे जो कॉलेज आया था, पीजी कॉलेज, ये आउट ऑफ द वे जाके हमारे उस टाइम के जो विधायक और नेता थे, सीताराम जी जाजू, उनने यहाँ पे करवाया था। केंद्रीय विद्यालय की जो देन दी थी ये उनने दी थी। हमारे यहाँ जो आज भी नीमच की जो प्यास बुझाता है जी, जिसको कि हम हरक्या खाल डैम या सीताराम जाजू सागर के नाम से पहचानते हैं, ये भी उनकी देन थी। हमारे यहाँ पे जो रोडवेज का जैसे था उसके अंदर भी हमारे यहाँ के सब रहे। ये सारी चीजें हुई है, पर इसके अंदर बाद में विकास में कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा 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 करके पिछड़ते चले गए। अब हमको जो करना पड़ेगा, हमारे जो अभी जनप्रतिनिधि हैं अच्छा काम कर रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे होता है कि भाई कोई भी जनप्रतिनिधि एक हर एक विषय का ज्ञाता नहीं हो सकता। जैसे अगर हम कहें पुराने जमाने में अकबर को हम एक बेहद अच्छे प्रशासनिक राजा के तौर पर मानते हैं जिसने कि भारत के विकास में योगदान दिया। अकबर में चाहे खुद की जो भी अकल थी, पर अकबर में एक अकल थी कि मेरे नवरत्न दरबार में होना, हर विषय का विशेषज्ञ होना और उसकी सलाह के आधार पे जो काम करता तो निश्चित रूप से वो होता। तो मेरा एक ऐसा मानना है कि अभी जो हमारा नीमच पिछड़ रहा है, हमारे जनप्रतिनिधि बहुत सज्जन हैं, अच्छे हैं, पर अगर ये विषय विशेषज्ञों की मदद लेके अगर शहर के विकास का मुद्दा उठाएंगे, शहर के विकास की प्लानिंग करेंगे तो निश्चित रूप से शहर बहुत आगे जाएगा। जैसे नीमच का मास्टर प्लान अभी तक बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, आधा अधूरा पड़ा हुआ है और इस चक्कर के अंदर जो होता है, जैसे कि हमारा जो जिला अस्पताल, जब
मैंने ये आप लोगों को पत्रकार बंधुओं के साथ में मिलकर मेडिकल कॉलेज का जब आंदोलन उठाया था, उस समय गंगवार साहब यहाँ पे कलेक्टर थे। हमारे को नीमच जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में बदलना था। तो उस टाइम गंगवार साहब के सहयोग से गंगवार साहब ने, मैंने और एक पीआईयू के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, नाम अभी थोड़ा सा ध्यान से निकल रहा है, मंसूर के, हम तीनों ने जिला अस्पताल का पूरा अवलोकन किया कि भाई इसको कैसे अच्छी तरह डेवलप कर सकते हैं। पर हमने यहाँ पे देखा कि जिला अस्पताल के अंदर जिसकी जहां पे मर्जी आई वहां पे वो बिल्डिंग उठा के खड़ी कर दी, कहाँ पे क्या बना दिया, कहाँ पे क्या बना दिया, यानी उस जगह का पूरा कैसे अविकसित तरीके से विकास किया गया, योजनाबद्ध नहीं था। जी सर। और जब योजनाबद्ध कोई काम नहीं होता है तो निश्चित रूप से भविष्य के लिए नुकसानदायक रहता है। अब अभी इसी मुद्दे के अंदर जो अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारा जो मेडिकल कॉलेज आया, इस मेडिकल कॉलेज के सामने लगभग 10-11 एकड़ जगह पड़ी हुई है। जब मयंक अग्रवाल साहब कलेक्टर थे यहाँ पे, और मयंक अग्रवाल साहब उस समय नगर पालिका के प्रशासक भी होते थे, उस समय मेरी उनसे चर्चा हुई थी। और मयंक अग्रवाल साहब जब गए तब वो मेरे को बोल के गए थे कि डॉक्टर साहब जैसा आपने बोला था, मैंने इस 11 एकड़ को जगह को चिकित्सा के लिए नगर पालिका के अंदर प्रस्ताव पास कर दिया है। अब अगर हम आगे डेवलप करें, जैसे कि मेरा अनुभव है रतलाम के अंदर, रतलाम मेडिकल कॉलेज 2015 में आ जाता, पर 2018 तक 3 साल उसको आने में लग गए। मैं उस कॉलेज के डेवलपमेंट के अंदर भी योगदान था मेरा। उस समय वहां के जो जनप्रतिनिधि है चेतन जी कश्यप, उनका एक सपना था, और सपना यह था कि जो रतलाम मेडिकल कॉलेज आ रहा है इसका एक अलग से हॉस्पिटल आना चाहिए, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जो अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज बना रहे थे उसमें केंद्र सरकार की योजना में नहीं था। पर चेतन जी कश्यप ने उसके अंदर मेहनत करी और 3 साल के अंदर उनने ये स्वीकृति ली कि यहाँ पे एक अलग सा हॉस्पिटल आएगा। तो अगर इसी तरह की चीज नीमच में, क्योंकि योजना में तो नहीं है केंद्र सरकार की, पर अगर जनता आंदोलन करे, जनप्रतिनिधि दबाव बनाए, सब लोग मिलकर बनाए, तो वो जो 11 एकड़ जगह पड़ी है उसके ऊपर हम नर्सिंग कॉलेज, और नर्सिंग कॉलेज के साथ साथ एक अच्छा अस्पताल जो कि मेडिकल कॉलेज लायक हो और भविष्य में जिसका विकास हो सके वो हम बना सकते हैं। सर, आपने जन्मभूमि की बात की, नीमच आपकी कर्म भूमि भी है, और प्रतिस्पर्धा की भी बात की आपने कि कहीं ना कहीं विकास की प्रतिस्पर्धा में हम चित्तौड़ या मंदसौर से पिछड़ रहे हैं। नीमच में और क्या चीजें आप आवश्यक मानते हैं और उसके लिए आप क्या योजना बताना चाहेंगे सर? आप अगर मान लीजिए नीमच के पुराने विद्यार्थियों को देखें तो नीमच के विद्यार्थी हर फील्ड में, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, हर फील्ड के अंदर आगे बढ़े हैं। और अभी तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आने वाले 2 साल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि नीमच से निकले हुए डॉक्टर राजेश राजौरा अभी एसीएस है और बहुत संभावना है, और मैं तो अभी से उनको शुभकामना देना चाहूंगा कि वो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बनेंगे जी। अब जब नीमच का निकला हुआ आदमी मुख्य सचिव बन रहा है और उस समय भी हम पिछड़ जाए तो हमारा इससे बढ़कर दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। तो अब हमको क्या करना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अगर हम जैसे देखें कि पहले हमारे जो विद्यार्थी निकले हुए हैं हमने उनका क्या उपयोग किया। हर जगह पूर्व विद्यार्थियों का एक समूह होता है जो उस महाविद्यालय को, उस इंस्टीट्यूट को, उस शहर को डेवलप करने का करता है। हमारे यहाँ पे ये योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ। दूसरा ये है कि शिक्षा बहुत बदल गई। पहले ये होता था कि अगर आपने ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम या एमकॉम, एमएससी, एमए कुछ कर लिया, आपको कहीं ना कहीं कोई रोजगार मिल जाता था। पर अब शिक्षा रोजगारोन्मुखी हो चुकी है, तो हमको कहीं ना कहीं यहाँ पर यह करना चाहिए कि जो प्रोफेशनली एजुकेशन हो उसका कोई सिस्टम डेवलप करना चाहिए, और इसके अंदर हमको हमारे पूर्व छात्रों की पूरी मदद लेना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक नाम बताऊं तो जैसे अपने नीमच से निकले हुए आबिद अली जो कि विप्रो के सीईओ रहे, इंटरनेशनल सीईओ रहे, और अभी भी अमेरिका में एक बहुत बड़ा नाम है। एक मेरे साथ के अब्दुल्ला जो कि अपना ये एबीबी जो कंपनी है इसके अंदर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और गल्फ में है।
मेरे ही साथ के अपने जायसवाल साहब के लड़के अपूर्व जायसवाल जो सीमेंस के अंदर बड़ी उसमें बड़जात्या साहब यहाँ प्रोफेसर थे, उनके लड़के हैं, कई हैं नीमच की नीमच के हैं, नीमच की प्रतिभाएं हैं जिनने की नीमच का नाम सब दूर फैलाया। अगर इन सब लोगों का सहयोग लेके, अभी हो क्या रहा है कि बी और बीटेक इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि कागज का टुकड़ा लेके निकलते हैं, तो इसलिए इनको जॉब नहीं मिलता। अगर हम कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट डेवलप कर सके जहां पे इनको 6 महीने की जॉब ओरिएंटेड एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाए, तो हो सकता है कि ये सब बहुत आगे बढ़ सके। और इनके अंदर ये जो नाम मैंने आपको बताया ये, और इसके अलावा कई नाम में जो भूल रहा हूँ, इनको हम अगर जोड़ें तो हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट डेवलप कर सकते हैं। ये तो शिक्षा के क्षेत्र में, और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमको, मेरा ऐसा मानना है, शिक्षा जहां तक हो सके सरकारी क्षेत्र में ही होना चाहिए। निजी क्षेत्र में जब भी शिक्षा जाती है वो केवल अमीर बच्चों की दासी बन के रह जाती है। और शिक्षा पे अगर आपने केवल अमीरों का अधिकार कर दिया तो इससे बढ़कर देश का कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। हमारे पास पैसा है या नहीं है, शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमको इसको लेना चाहिए। अगर मान लीजिए मेरे टाइम अगर ये सारा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का होता, मेरे पिताजी तो नहीं पढ़ा पाते जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर गरीब बच्चे को भी उच्च शिक्षा लेने का पूरा अधिकार उसकी प्रतिभा के आधार पर होना चाहिए। और इसके लिए सरकारी क्षेत्र से बेहतर कुछ नहीं है। जैसे केंद्रीय विद्यालय जो उस समय आया सीताराम जी जाजू के टाइम, हमको इस तरह के जो इंस्टीट्यूट है, जैसे अभी नीमच के अंदर सैनिक स्कूल आने का चल रहा है, क्योंकि मैं शिशु मंदिर से, सरस्वती शिशु मंदिर से 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी। मैं इसका उपाध्यक्ष अध्यक्ष तब रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे सैनिक स्कूल आने का हो रहा है, तो इस तरह के हमको कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट चाहिए, ये हमको करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात कही और बहुत अच्छी बातें निकल कर आई सर आपसे चर्चा में। आप नीमच के लिए ऐसी कोई खास उपलब्धि चाहे या नीमच के लिए ऐसा कोई खास काम चाहे जिससे हमारा नीमच औरों की तुलना में एक बेहतर दिखाई दे सके? देखिए, कहीं का भी जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर 3-4 चीजें लगती हैं। एक तो ये कि वहां पर जो खनिज संपदा या वहां की जलवायु कैसी है, और इसके मामले में नीमच से ज्यादा बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। आज से लगभग 150-200 साल पहले अंग्रेजों ने भी इसकी जो एक भौगोलिक क्षमता समझ के यहाँ पे रेलवे लाइन दी, रेलवे स्टेशन दिया, यहाँ पे सीआरपीएफ को बनाया। तो अगर उन लोगों ने बनाया है तो कहीं ना कहीं इसकी भौगोलिक और जलवायु और इसकी जो खनिज संपदा, इन सबको देख के बनाया, तो इसका हमको दोहन करना चाहिए। दूसरा, हमारा जो शहर है अगर आप देखेंगे तो बेहद शांत शहर है। अगर आज मान लीजिए मेरी या आपकी बच्ची रात को अकेली अगर 11, साढ़े 11, 12 बजे जाके अगर आइसक्रीम भी खा के आ रही है तो हम निश्चिंत रूप से रह सकते हैं कि नहीं, बहुत सेफ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षित है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। पर दुर्भाग्य एक और है कि हमारे यहाँ पर अभी जमीनों को लेकर जो विवाद हुए हैं और उसके अंदर जो आपस में राइवलरी आती है और उसके अंदर जो गुंडा तत्वों का प्रवेश होता है और जैसे गोलीबारी हुई, ये शहर के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ पे एक और, उसको आप फायदा भी कह सकते हैं, नुकसान भी कह सकते हैं, हमारे यहाँ पे जो अफीम की पैदावार होती है, इस अफीम की पैदावार से पैसा तो आता है, पर साथ में कहीं ना कहीं इसके अंदर जो आप देखते होंगे कि जो स्मगलिंग का एक रैकेट जो बनता है और उसके अंदर फिर जो गुंडा तत्वों का प्रवेश होता है, ये हमारी शहर की फिजा को बिगाड़ सकते हैं। तो इन दोनों चीज के लिए हम इनको रोक नहीं सकते, पर प्रशासन, अगर सख्त प्रशासन रहे तो वो इन दोनों चीजों को कंट्रोल कर सकता है कि नहीं, शहर की हवा को हम नहीं बिगाड़ने देंगे। अब अभी एक और चीज हुई, जब नीमच के अंदर ब्रॉडगेज आया और बड़ा जंक्शन बना, तब हमारे कई दोस्त कहते थे कि नीमच का रेलवे स्टेशन इतना बड़ा है कि यहाँ देख के कई गुंडे, मवाली, भिखारी रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं, शहर का एक चक्कर लगाते हैं और फिर देखते नहीं यार दम नहीं, निकल जाते हैं आगे। तो ऐसा नहीं हो कि वो लोग आके यहाँ बसना शुरू कर दें और बस के इस शहर की फिजा को बिगाड़े। नीमच के अंदर निश्चित रूप से सौहार्दपूर्ण संबंध सारे कम्युनिटीज के रहे। मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी हम लोगों को किसी सांप्रदायिक उन्मेष या उसके अंदर नहीं पड़ के, अगर हमने इस शहर की फिजा को शांत बनाए रखा, लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए बराबर हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, कोई भी हो, तो उसके अंदर हमारे
एसपी और कलेक्टर इन दोनों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है कि भाई अगर कोई अपराधी है तो अपराधी की ना तो जात देखे, ना उसके पैसे का रुतबा देखे, और अमीर गरीब किसी भी जात का हो उस अपराधी के साथ अगर सख्ती से निपटेंगे तो निश्चित रूप से एक शांत और वो बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हर विषय को छुआ और बड़ी गहनता के साथ विश्लेषण किया। आप थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एरन साहब, जिन्होंने नीमच के विकास को लेकर एक पूरा नक्शा हम लोगों के सामने रखा। इसी तरह की और खबरें और अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। वॉइस ऑफ एमपी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और के टीवी के 127 नंबर चैनल पर देखते रहिए। मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी।